जाऊं? हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? वेरी 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 वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नहीं, मेरा नाम समृद्धि नहीं है, मेरा नाम है हिटलर दीदी। ये वही हिटलर दीदी है जो बोलती है 15 मिनट पढ़ाऊंगी बस बेटा, और 15 मिनट, और उसके बाद 30 मिनट्स की क्लास ले लेती है, जो 1.5 घंटे की क्लास को खींच के 2.5 घंटा पढ़ा देती है बेटा। ऐसी हिटलर दीदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई नो भाई, बहुत सारे बच्चे एकदम फुल गुस्से में हैं। अरे समृद्धि मैम कुछ कह भी नहीं सकते यार, प्यारी जो लगती है हमको, हमारी फेवरेट जो है। बट ये मैम आपने गलत किया हमारे साथ लास्ट क्लास में ना, आपने हमारी फीलिंग्स के साथ खेला है। ओए कुछ नहीं होता, चलता रहता है, और ये पूरे साल हो सकता है कभी कभी हो जाए, तो इट्स दैट्स फाइन। तो बेटा अ वेरी 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 वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समृद्धि और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से बैच में जिसका नाम है उड़ान। उदय बोलने वाली थी, अरे बाप रे, है ना। एक सारे बैचेस के नाम एक जैसे हैं, उमंग, उड़ान, उदय, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा, जल्दी से सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे, मुझे बता देंगे क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है। इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, तो जल्दी से प्यारा सा सनफ्लावर बना दो चैट में। देन स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में बेटा हमने 2 लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ लिया है, समझ लिया है। पहली थी हमारी न्यूट्रिशन, दूसरी थी हमारी रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन वाली जो हमारी लाइफ प्रोसेस थी, वहां पे हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने जाना कि भाई प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करे। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में समझा कि उनकी बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंजेशन टू द इजेशन, है ना, खाना खाने से लेकर खाने निकालने तक की जो प्रक्रिया है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से वो पॉसिबल होती है। लास्ट क्लास में बेटा हमने, है ना, अच्छा ये न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें खाना मिलता है ना, और खाना इज इंपॉर्टेंट, तो उसी की वजह से हम जिंदा रह रहे हैं। सेकंड चीज बेटा, लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन को समझा। रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोल दे रेस्पिरेशन क्या है, तो हम बोलेंगे भाई रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से फूड को तोड़कर क्या होता है, एनर्जी बनाई जाती है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इस फूड को तोड़कर एनर्जी बना लेते हैं, बट ऐसा करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो शो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को तोड़कर एनर्जी बना देते हैं, बट ऐसा करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना ऑक्सीजन के भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो होते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन 2 तरीके की थी बेटा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है ना, एज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन था, जो कि ईस्ट के सेल में देखने को मिलता है। और अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमंस के स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा हमने ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था, समझा था। याद करो बेटा, हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसकी मदद से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पे जल्दी से रिवाइज करा रही हूं बेटा, सुन लो, फिर बातें शातें करेंगे, है ना, नहीं तो बातों के चक्कर में रिवीजन रह जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जल्दी बताएंगे, एक एक करके जल्दी बताएंगे। जब हम सांस लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले हवा कहाँ जाती है ना, कहाँ जाती है? नाक के जो 2 छेद हैं इनमें जाती है। वेरी गुड, है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है बेटा? नाक के अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं हम नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से कहां जाती है बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बेटा साउंड बॉक्स, जिसको हमने क्या बोला है? लैरिंग्स। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब होती है बेटा, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे लेफ्ट और राइट लंग में डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के आखिरी में क्या लगे होते हैं बेटा? छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने बोला था एल्वियोलाई। अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप मुझे बताएंगे बेटा, अगर मैं आपको ऑप्शन ए,
बी, सी और डी दे रही हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे बताएंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा कौन सी है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है? हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं हम, उसके बाद बेटा फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड लाइफ प्रोसेस विच इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहां पे बेटा मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। ये गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई की खासियत क्या है भाई? एल्वियोलाई की खासियत यह है इसके आसपास ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। एल्वियोलाई की खासियत क्या थी बेटा? इसके आसपास ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में जाती है तो ये ऑक्सीजन जो है बहुत इजीली एल्वियोलाई को पास करके ब्लड में चली जाती है। सेम बेटा, क्योंकि ये एल्वियोलाई की दीवारें बहुत ही पतली सी हैं, ये एल्वियोलाई की दीवारें बहुत ही पतली सी हैं जिसके कारण ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत इजीली एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर उसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं। बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई एल्वियोलाई में ऐसा क्या खास है जो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई देखो ये जो एल्वियोलाई है इसकी दीवारें ऐसे बहुत मोटी मोटी नहीं है बेटा। अगर इसकी दीवारें इस तरीके से बहुत ही मोटी मोटी होती, ऐसे सोचो बेटा, अगर इसकी वॉल्स इस तरीके से बहुत ज्यादा थिक होती, अगर ये वॉल्स बेटा इस तरीके से बहुत ज्यादा थिक होती तो गैसेस को कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता क्रॉस करने में, राइट। तो एल्वियोलाई की दीवारें बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जब इसके अंदर हवा भरती है तो ये एक्सपैंड कर जाता है ना, एक्सपैंड कर जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि इसका सरफेस हमेशा मॉइस्चर रहता है। और बेटा चौथी चीज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, आसपास ढेर सारी ब्लड वेसल है, सो दैट इजीली क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है ना। और एक बारी जब यहां पर ऑक्सीजन आ जाती है तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर क्या होते हैं भाई? ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ बेटा, अगर हमारा ब्लड हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट बेटा, अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट ये रेड ब्लड सेल्स कह दे मैं तो नहीं कर रहा जी, मैं तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो क्या होगा बताओ? अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वेरी गुड, बच्चा कह रहे हैं डाई। वेरी गुड, डाई हो जाओगे बेटा, क्योंकि देखो अभी जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन केवल हमारे लंग्स तक पहुंची है, बट ऑक्सीजन की जरूरत बेटा हमारी हर सेल को है। क्या बताया था बेटा मैंने? यहाँ पे कोई सेल है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे कोई सेल है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे कोई सेल है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे कोई सेल है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी, है ना, खुद जाएगी ऐसे तो बहुत स्लोली जाएगी। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। हमारी बॉडी के अंदर एक नहीं दो नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है बेटा। तो अगर मैं ये सोचूं कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन खुद डिफ्यूजन करके धीरे धीरे चली जाएगी तो भाई साल लग जाएगा, एक साल लग जाएगा बेटा, है ना। यहां से ऑक्सीजन धीरे धीरे जा रही है एक सेल के पास, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का क्या पाया जाता है बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द दिया गया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना। ये एक बेसिकली क्या है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर ढेर सारा ना आयरन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, है ना। इसीलिए बेटा जब हम आयरन नहीं लेते ना डाइट में
तो हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। अगर हम कम आयरन खाएंगे, है ना, अगर हमारी डाइट में आयरन नहीं होगा, है ना, तो तुम पालक नहीं खाते हो, हरी सब्जियां नहीं खाते हो, है ना, क्योंकि उनमें आयरन होता है। तो बेटा जब हमारी डाइट में आयरन नहीं होता ना, तो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम बनता है, और जब हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम बनता है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, क्या अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमको वीकनेस आएगी? यस, अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम होगा तो बेटा क्या होगा, हेमोग्लोबिन कम होने के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी सेल तक तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन कम होगी, रेस्पिरेशन कम होगी तो एनर्जी कम बनेगी, और अगर एनर्जी कम बनेगी तो हमें हर टाइम ऐसे लो एनर्जी लो एनर्जी लो एनर्जी फील होगा, तो बॉडी में हमेशा वीकनेस रहेगी, राइट। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें शातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। आंसर यहाँ पर हो गया, क्या था आंसर यहाँ पे, ऑप्शन डी हो गया। बच्चे कह रहे हैं पोल का तो आंसर बता देती मैडम जी। ठीक है, खोजेंद्र, आदित्य, हर्ष, भार्गव, सैफ, अनमोल, एआई एक्सपर्ट, नितिन, मोहम्मद आरिस, शिवांग। ठीक है, ये बातें कर ली थी। अच्छा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में फर्दर कौन करता है, रेड ब्लड सेल। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा बेटा हमने इनहलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस डिस्कस करे थे, तो जल्दी से एक बार उसको भी क्या करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ, है ना। लास्ट क्लास में बेटा हमने इनहलेशन एक्सहेलेशन के डिफरेंस देखे थे। तो बेटा जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ, डायफ्राम अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डायफ्राम क्या है बेटा, देखो आपके लंग्स के नीचे ये जो मसल है ना बेटा, ये जो मसल है, देखो ये जो ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, इस मसल को हम डायफ्राम बोलते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, इतना पिटाई करूंगी, अप कहां से होती है, डाउन होती है बेटा। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम नीचे जाता है, ये गलती करते हैं बच्चे बेटा। बेटा रिब्स ऊपर की तरफ होती है, रिब्स ऊपर होती हैं, पिटाई करनी है मैंने, चपेड़े लगा देने हैं बेटा मैंने, आंटी को फोन करूंगी, आपका बच्चा गलत आंसर कर रहा है, जरा इसकी पिटाई कर दो बेटा। डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। जब हम इनहेल करते हैं तो बेटा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे, रिब्स ऊपर, ठीक है, और एक्सहेल करते हैं तो जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स नीचे, डायफ्राम ऊपर। ठीक है, हाँ चलो। इसके अलावा बेटा हमने फिशेस की बात करी थी कि भाई फिशेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो फिशेस के अंदर बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बेटा कोई फेफड़े नहीं है, कोई लंग्स वंग्स नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर छोटे छोटे छेद हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, लेंटिसिल्स होते हैं बेटा जिनकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। अब अगेन बेटा प्लांट के अंदर कौन सी गैस कब अंदर जाएगी, कौन सी गैस बाहर जाएगी, डिपेंड करता है आसपास गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आसपास लाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो बेटा सारे पूकी पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना। इस तरीके से मैंने रिवीजन के लिए को बना दिया था, पूकी पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व फॉर्म में होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीडिंग फास्टर है। याद रखना बेटा, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो यूज करते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है, और क्योंकि मात्रा कम है इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे पूकी पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लो बेटा, ये याद रखने हैं। चलिए बेटा, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक कोशिश करेंगे आज कवर हो, नहीं भी हो पाते हैं तो भाई स्ट्रेस नहीं लेना, लोड नहीं लेना, चिल रहना एकदम। ठीक है, आज हम बेटा ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, हम उसके अलावा ब्लड वेसल्स और उनके टाइप्स की बात करेंगे, और ह्यूमन हार्ट से मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा दूंगी। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है तुम लोग इतने में हो जाओगे तो मैं इसलिए पहले ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस विच इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का? भाई सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमारी बॉडी में वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर क्या है, ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा फूड का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि भाई हमने खाना खाया था, खाना स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा डाइजेस्ट हो गया, फाइनली बेटा वहां से अब खाना जो था, जो फूड था, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा है ना, वेरी गुड, अगर हमारे ग्लूकोज इज अ फूड, अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मैम सारे सेल तक फूड नहीं पहुंच पाएगा। सारे सेल तक अगर फूड नहीं पहुंच पाएगा तो सोचो सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनेगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है भाई ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे ब्लड ने कह दिया मैं जॉब छोड़ रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, घर कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, बाय बाय, है ना, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड ने ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया, अगर हमारी ब्लड ने ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड का, वेस्ट का, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया बेटा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सारी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी और इवेंचुअली हम मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। सो दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, ये सारी चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड अगेन बेटा नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। इवन देखो प्लांट्स के अंदर भी जाइलम फ्लोएम की मदद से वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पर पहले हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे क्योंकि हम अपने बारे में ही तो पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है? अब बेटा देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, सिस्टम पे सिस्टम, है ना, तो सिस्टम पे सिस्टम पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं दो सिस्टम्स के बारे में। पहला है बेटा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस सिस्टम का नाम तो आपको एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएगा, बट ये सिस्टम का नाम आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिखेगा। आपको एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक देखने को मिल रहा होगा लिम्फ, है ना, तो वो इस सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको क्या है बेटा बता दूंगी जब बारी आएगी। टेंशन नहीं लेने का ना देने का, बस अपना मस्त समझने का, सुनने का और अपना बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। देखो बेटा जैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पा रही थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, एक सेकेंड गाइस, जैसे हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पा रहा था, वैसे ही बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चीजों का ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मुझे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सिस्टम है जो इस चीज को करने में हेल्प करते हैं। एक है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए बेटा ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को मारो गोली अभी के लिए, अभी तुम ध्यान दो सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा तीन चीजों से मिलकर बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है बेटा ब्लड, दूसरी है बेटा ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट। जैसे बेटा अगर आपसे कोई पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना तो तुम बोलोगे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तुम चीजें गिना दोगे ना। वैसे ही बेटा अगर आपसे कोई पूछे भाई सर्कुलेटरी सिस्टम किन तीन चीजों से मिलकर बना है तो आप कहोगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला होता है ब्लड, लहू, रक्त, ठीक है, खून, ठीक है, ब्लड, ठीक है। दूसरा ब्लड वेसल्स, भाई जिन ट्यूब्स में बेटा हमारा खून बहता है, जिन ट्यूब्स में हमारा ब्लड बहता है उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाता है बेटा हार्ट, दिल धक धक करने लगा, है ना, तो दिल संभल जा जरा, दिल ये दिल वो, दिल को बदनाम किया हुआ है गाइस सबने, है ना। तो आज दिल की पूरी सच्चाई जानेंगे, क्या है सच्चाई दिल की, दिल क्या करता है, दिल प्यार मोहब्बत नहीं करता है ना, तो बदनाम कर रखा है दिल को, तो दिल की सच्चाई आज जानेंगे। बट बिफोर दैट हम स्टार्ट करेंगे इन दो चीजों से, है ना। अब बेटा जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको ब्लड के बाद सीधा हार्ट पढ़ा रखा है और आखिरी में कहीं जाके ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। बट दिस इज हाउ आई टीच, मैं पहले बेसिक पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो ऐसे मत हो जाना कि अरे मैडम ने तो स्किप कर दिया, मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। बेटा तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं होगा, इसकी टेंशन तुम मत लो, मेरे पे छोड़ दो भाई, है ना।
आप ही छोड़ा हुआ है मैम, हम तो मैम वैसे भी मैम बुद्धि आंख वाँख सब बंद करके बैठते हैं क्लास में। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाओ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो सबसे पहले ब्लड की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, मैं यहां पर बेटा एक लाइन लिख रही हूं, आप मुझे ट्रू या फॉल्स बताना जरा। ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? बेटा ये लैग लैग वाली गेम ना मत खेलो मेरे साथ। तुम जैसे ना प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ 5 साल से, ठीक है, पीडब्ल्यू में 5 साल से भी ज्यादा हो गया। तो बेटा ये लैग वाली गेम ना तुम किसी और के साथ खेलना जो नया हो, मेरे साथ नहीं। ठीक है बेटा, आप जैसे पता नहीं कितने बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ा पढ़ा के भेज दिया मैंने आगे, है, मेरे से चालाकी मत दिखाया करो बेटा, मत भूलो बेटा तुमसे 2 कदम आगे हूं मैं। वेरी गुड, है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब आपको पता है, कोई तरल चीज जो फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो बेटा अभी दे दो अपना हाथ, अभी चक्कू मारती हूँ, खून निकलेगा और खून बह जाएगा। तो खून क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है। व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ टिश्यू? ब्लड को मैं टिश्यू क्यों बोल रही हूँ? ब्लड को मैं टिश्यू इसलिए बोल रही हूँ, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं। क्या मेरा ब्लड बहुत सारे सेल से मिलकर बना है? एग्जैक्टली सेल की अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यस, हमारा जो ब्लड है इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, और क्योंकि ये टिश्यू क्या है, फ्लो कर सकता है, तो ये फ्लूइड नेचर का है। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अब पहले एक बार ब्लड के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड? ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो ब्लड के अंदर बेटा, अगर मैं ब्लड की बात करूं, है ना, अगर मैं ब्लड की बात करूं, देखो बेटा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बेटा ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स में क्या आ गया बेटा? ब्लड सेल्स में बेटा हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है समझेंगे बेटा, समझेंगे। मान लो बेटा ये क्या है, मान लो ये एक वो ट्यूब है जिसमें आपका ब्लड बह रहा है ना। आपकी बॉडी में बेटा बहुत सारी क्या है, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, है ना। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रखो, आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से क्या है, ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है, ठीक है। अब बेटा जब इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड बहता है ना, तो वो ब्लड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? देखो बेटा, तो ब्लड के अंदर एक्चुअली में बहुत 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 सारा क्या है, पानी है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। ब्लड के अंदर बहुत सारा क्या है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है ना। और ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जितना भी पानी जैसा सब्सटेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा। अब बेटा, अब आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो बेटा मेरे पास 1 गिलास पानी है ना। मान लो बेटा ये मेरे पास क्या है, 1 गिलास पानी है ना, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड होगा। मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो अब मैं मान लो मैं ब्लड बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बना रही हूँ, ब्लड बना रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा ब्लड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा पानी, बहुत सारा फ्लूइड, है ना, बहुत मतलब पानी जैसा फ्लूइड, उसके अंदर और भी चीजें होती हैं। तो ये सारा पानी 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 फ्लूइड डाल दिया मैंने, ये क्या हो गया बेटा? प्लाज्मा। क्या ये मेरा ब्लड बन गया? नहीं, दिस इज नॉट ब्लड। ब्लड के अंदर और भी चीजें हैं, ब्लड के अंदर और भी चीजें हैं। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल है, ठीक है भाई, डाल दिया। ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है ना, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, डाल दिए। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, है ना, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, डाल दिया, ठीक है। तो अब ये है ना, अब ये जो पूरा मिक्सचर है ना, ये जो पूरा बेटा
मिक्सचर बोल सकती हूँ मैं, ये आज जो पूरी चीज बन गई है बेटा, अब ये इवेंचुअली क्या कहलाएगी, अब ये इवेंचुअली क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा ब्लड हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है बेटा, जो कि 90% वाटर से मिलकर बना होता है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। बट इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तीनों सेल्स में से सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर कोई सेल है, तीनों सेल्स में से बेटा सबसे ज्यादा अगर अबंडेंट कोई सेल है तो वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, लिख दूं, इरेथ्रोसाइट्स, इनको रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स भी बोला जाता है, लिख दूं, डर तो नहीं जाओगे, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। चलो, इसके अलावा बेटा हमारे ब्लड के अंदर क्या है, व्हाइट तो दिखेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश बना देती हूँ, रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले काफी कम होते हैं, ठीक है। ये होते हैं बेटा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ये होते हैं बेटा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा छोटे छोटे बेसिकली सेल के फ्रैगमेंट्स मान लो इनको, है ना, ये होते हैं बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है। और इन सबको मिला के बेटा, है ना, इन सबको मिला के बेटा क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है, इन सबको मिला के क्या बनता है बेटा, हमारा ब्लड बनता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स को बेटा ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बेटा थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूं, ठीक है, आपको बेटा, है ना, अगर इन सबको अलग अलग देखना है, क्योंकि जब आप ब्लड को देखते हो, ब्लड तो आपको रेड कलर का दिखता है, ब्लड तो आपको रेड कलर का दिखता है, अगर आपको इन सबको डिफरेंट तरीके से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो क्या करेंगे बेटा, हम आप में से एक बच्चे को चूज करेंगे, है ना, क्या कोई बेटा बलिदान देना चाहेगा, क्या कोई बच्चा हमको अपना आधा लीटर खून देना चाहेगा, नहीं बेटा, है ना, 10 ml ब्लड से भी ये सब हो सकता है, आधा लीटर खून की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, देखो क्या करते हैं, अगर हमें सारे कंपोनेंट्स को देखना है ना, किसी भी व्यक्ति का हम लेंगे बेटा, थोड़ा सा खून निकाल लेंगे, है ना मैम, वैसे तो आपने हमारा खून चूस रखा है, हमें पढ़ा के आपने हमारा मैम खून, तो मैम आप ले ही, मैम सब तो ले ही लिया, आप खून भी ले लो आप ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ब्लड लेंगे इस तरीके से, ना, सिरिंज की मदद से ब्लड लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इस मशीन में क्या होता है बेटा, जो भी चीज को हम रखते हैं उसको गोल गोल बहुत जोर जोर से घुमाते हैं, है ना, बहुत ही हाई स्पीड पे क्या होता है बेटा, घुमाया जाता है। जब इसको बहुत ही हाई स्पीड पे घुमाया जाता है तो क्या होता है बेटा, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मैं आपको रियल पिक्चर दिखाती हूँ बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बेटा आपका ब्लड कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है बेटा, ये जो भी ऊपर ये येलो येलो पोर्शन है ना बेटा, ये आपके ब्लड का प्लाज्मा है, ये आपके ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाइट सा, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स हैं जो कि अलग हो गए हैं, और ये जो है बेटा, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं वेरी डिस्गस्टिंग, नहीं बेटा, दिस इज आवर बॉडी। नेवर एवर से वर्ड्स लाइक दिस, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बेटा वी नेवर नो, है ना, लाइफ में हमें क्या देखना पड़े, हमें नहीं पता बेटा, लाइफ इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इन पास्ट फ्यू ईयर्स। कई बार क्या होता है बेटा, जिस चीज से हम दूर भागते हैं, जिस चीज से हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं फेस करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा बेटा, कई बार लाइफ में वही चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यू शुड नेवर से नेवर इन योर लाइफ टू एनीथिंग, प्लीज। ये मेरी खुद की लाइफ स्टोरी है बेटा। एक्चुअली में कितनी बारी मेरे साथ लाइफ में ये हुआ है, जब मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं करूंगी, मुझे वही करना पड़ा, ठीक है। तो मत बोलो ये वो, यू नेवर नो लाइफ में कब क्या हो जाए। यू शुड ऑलवेज बी ओपन कि हाँ यार जो होगा आई विल हैंडल इट, आई विल सी इट। और स्ट्रांग बनो यार, क्या ये क्या होता है, मजबूत बनो, तगड़े बनो भाई, मजबूत बनो, तगड़े बनो,
ठीक है। हाँ चलो, एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिकल, बेटा तू ही लेकर आ अपना खून, एक काम कर तू ही लेके आ बेटा अपना खून, प्रैक्टिकल मांग रहा है ना, खून और ब्लेड सब लेके आ बेटा, बाकी मैं कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अब समझ लेते हैं बेटा कौन सा, है ना, कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये बहुत इजी है बेटा, है ना, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो बेटा जो हमारा प्लाज्मा होता है, जिसको हम लिक्विड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी वेस्ट है और हार्मोन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा कराता है। यानी कि ये जो लिक्विड पोर्शन है, ये इस लिक्विड पोर्शन के अंदर ये सारी चीजें घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और फिर जहां जहां ब्लड जाता है उसके साथ जाती हैं। इधर चला मैं उधर चला, सारी चीजों को लेकर मैं इधर चला, ओए मैं तो पहुंच गया जहां मुझे जाना था। ठीक है। हाँ बेटा रील मत काटना, गलत बात है। तुम्हें हंसाने के लिए कई बार मैं कुछ भी जोक क्रैक कर देती हूँ, फिर मैं जाके देखती हूँ अरे बच्चों ने रील काट दी, बड़े शैतान बच्चे हैं, मत करा करो। ठीक है चलो आ जाओ बेटा, अब आगे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया बेटा रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि आयरन से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके अलावा यही है बेटा जो हमारे ब्लड को रेड कलर दे रहा है। हमारा ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल है। ठीक है। तीसरा है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई वायरस घुस गया, कोई पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करने वाला कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें बीमारी कॉज कर रहा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको पैथोजन बोल देते हैं। तो बेटा पैथोजन से लड़ने का काम, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स कई तरीके के होते हैं बेटा, आगे चल के हम पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बता देती हूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि बेटा हमारा लिम्फोसाइट्स हो गए, हमारे बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, इसिनोफिल्स हो गए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब कोई व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को सीधा खा लेता है ना, जैसे अमीबा फूड को नहीं खा लेता था, बिल्कुल वैसे ही क्या कर लेता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया को खा लेते हैं कोई व्हाइट ब्लड सेल्स। कोई व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा, उनके पास अपना देसी कट्टा है ना, अपना ऐसे गन निकालते हैं, प्यूं 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 प्यूं, है ना। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो गन वन चला देते हैं। मैम क्या बोल रहे हो, बेसिकली एंटीबॉडीज। कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो बना के वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है गाइस, ये बैक्टीरिया वायरस से लड़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं दोस्तों, यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये जो बड़ा सा सेल है ये क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, और आपको ये जो लाल लाल दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल जाता है और बैक्टीरिया को खा जाता है, अपने लाइसोसोम्स की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उनको खत्म कर देता है। तो दिस इज हाउ व्हाइट ब्लड सेल्स टारगेट्स बैक्टीरिया वायरस बाय डायरेक्टली ईटिंग देम, उनको खा जाता है। अब कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं बेटा, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स अपने अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या बनते हैं बेटा, कुछ प्रोटीन्स बनते हैं एंटीबॉडीज, और वो बनने के बाद क्या होते हैं बेटा, बाहर निकलते हैं। वो एंटीबॉडीज जाती हैं धुन 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 करके, और बैक्टीरिया वायरस को जाके सीधा क्या करती है, टारगेट करती है और मार देती है। इट इज जस्ट लाइक दैट बेटा, व्हाइट ब्लड सेल अपना हीरो है, सामने बैक्टीरिया अपना विलन है। बैक्टीरिया विलन है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल अपना निकालेगा, अपना कट्टा निकालेगा, अपनी गन निकालेगा और शूट करेगा। शूट करेंगे तो क्या निकलता है, बुलेट निकलती है। गन में से क्या निकलेगा, बुलेट निकलेगी, है ना। तो वैसे ही बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और ऐसे क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं, उनको शूट कर देते हैं टुवर्ड्स द बैक्टीरिया, और वो एंटीबॉडीज नाम के जो प्रोटीन्स हैं बेटा, उन बैक्टीरिया को जाके मार देते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा तो वैसे मैं बता दूं क्या, वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स के कई टाइप्स होते हैं, मैं नाम लिखवा देती हूँ सिर्फ। ठीक है, नाम लिखवा दूं,
छोड़ो ना, क्या करोगे तुम, एक्स्ट्रा पढ़ गए। ठीक है, वैसे कुछ कुछ चलो कुछ के नाम बता देती हूँ। बेसोफिल्स हमारे कोर्स में नहीं है, छोड़ो, क्यों बता। बेसोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स में ना जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगी ना, क्योंकि बच्चे ना फिर कई बार बोलते हैं मैम एक्स्ट्रा पढ़ा देती हैं, मैम एक्स्ट्रा पढ़ा देती हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब पढ़ते हैं बेटा प्लेटलेट्स के बारे में। तो गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप साइकिल से जा रहे थे, स्कूटी से जा रहे थे और दोस्त ने गिरा दिया, और दोस्त ने गिराया तो कुछ इस तरीके से चोट लगी आपको और कुछ दिन बाद वो ऐसी हो गई। क्या आपको बेटा ये स्टैंप मिली है बचपन में? ठीक है, तो बेटा ये स्टैंप सबको मिली होगी बचपन में। इवन मेरे को आज तक यहाँ पर निशान है, मैं एक बार साइकिल से गिरी थी। ठीक है, आज तक बेटा यहाँ पर निशान है इतना बड़ा। ठीक है, तो हाथों में तो नहीं है खैर, है ना, बट बेटा इस तरीके की स्टैंप सबको मिली है बचपन में। तो ये क्या है बेटा? एक्चुअली होता क्या है बेटा, चोट लगने के बाद जहां पे हमें चोट लगी होती है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंजरी होता है, वहां पर इस तरीके से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। एक तरीके का एक स्कैब आ जाता है ना, एक क्रस्ट आ जाता है ना। तो बेटा बचपन की ये स्टैंप सबको मिलती है। अब कभी सोचा है बेटा आपने कि जब हमें चोट लगती है वहां पे खून बह रहा होता है, वहां से खून निकलता है, बट कुछ टाइम बाद वहां पर खून बहना बंद हो जाता है और कुछ टाइम बाद वहां पर इस तरीके से ब्लड क्लॉट आ जाता है। तो क्या ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट नेसेसरी है? यस और नो में आंसर करेंगे। अगर आपका आंसर है ऑप्शन ए तो यस, और अगर आपका आंसर है नो तो आप करेंगे बी। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एट पॉइंट ऑफ इंजरी इज नेसेसरी। पॉइंट ऑफ इंजरी पे बेटा जहां पर आपको इंजरी हुई है वहां पर ये ब्लड क्लॉट बनना नेसेसरी होता है। यस तो ऑप्शन ए, बी ऑप्शन नो। यस और नो, यस और नो में आंसर करेंगे। चलिए, तो आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, यस। 93% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल बेटा, हमारी पॉइंट ऑफ इंजरी में बेटा इस तरीके का ब्लड क्लॉट बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो क्या होगा बेटा, यहां से सारा खून बाहर निकलता जाएगा और धीरे 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 यहां से सारा अगर ब्लड बाहर निकल गया तो क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन था चीजों का वो ढंग से नहीं हो पाएगा। और अगर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फूड नहीं पहुंचेगा, हार्मोन्स नहीं पहुंचेंगे, इवेंचुअली सारी प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जब आपको चोट लगती है तो बेसिकली होता क्या है ना, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है। अब हुआ क्या, उई अम्मा मैं तो गिर गई, है ना, और मैं गिर गई तो क्या हुआ बेटा, आपको कट लग गया। आपका वो कट काफी डीप था, आपकी स्किन तो कटी ही कटी, बट नीचे जो ब्लड वेसल थी वो भी कट गई, वो भी इंजरी हो गई। तो वहां पर बेटा इस तरीके से मान लेते हैं क्या होता है, इस तरीके से कट लग जाता है। और जब कट लगता है तो होता है क्या है बेटा, इस तरीके से अब आपका जो ब्लड है वो यहां से बाहर आना शुरू हो चुका है, बाहर आना शुरू हो चुका है, बाहर आना शुरू हो चुका है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंजरी है। अब जैसे ही बेटा यहां पर इंजरी होती है तो आसपास के जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, जो हमारी प्लेटलेट्स वाले सेल हैं, जैसे कि मान लो ये हो गए हमारे प्लेटलेट वाले जो सेल हैं बेटा, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सब एक दूसरे को फोन कर देते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, ड्यूटी आ गई है, काम आ गया है। तो ये सारे मिलके क्या होते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंजरी पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। दे ऑल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंजरी। ये सारे वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वहां जाके ग्रुप बना लेते हैं, है ना। और एक साथ इनके साथ बेटा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं आके, है ना, इनकी क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम होता है फिब्रिन, है ना। ये पूरा एक पाथवे होता है जिसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, बट वो हमारे प्लेटलेट्स जो कि एक्टिवेट हो गए चोट लगते ही, और वो प्रोटीन जिनका नाम है फिब्रिन, ये सारे मिलते हैं बेटा और वहां पर क्या करते हैं बेटा, ब्लड क्लॉट बनाते हैं और इस तरीके से एक स्कैब बन जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई, अगर आपसे कोई पूछे भाई ब्लड क्लॉट क्यों बनना जरूरी है, तो पहली चीज इसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता, क्योंकि अगर
ये बन गया एक बारी तो ब्लड बाहर नहीं बहेगा, और अगर ब्लड बाहर नहीं बहेगा तो एक्चुअली ब्लड का लॉस नहीं हो रहा, तो ये लॉस ऑफ ब्लड से क्या करता है, बचाता है। उसके अलावा बेटा एक और चीज एक बारी क्या है बेटा, याद रखेंगे, है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा, है ना, हमारी बॉडी के अंदर अगर, है ना, पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया था, आपको करा भी दूंगी जब मैं क्वेश्चन करूंगी, अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई लीक डेवलप हो गया तो, है ना, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लीक डेवलप्स इन अ ब्लड वेसल। अगर हमारी ब्लड वेसल के अंदर अगर कोई लीक डेवलप हो जाता है, इस तरीके से लीक डेवलप हो गया, यानी कि लीक हो रहा है, तो क्या होगा, तो जो अभी मैंने आपको जो बताया समझाया, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड की कमी होगी, जिसके कारण क्या होगा बेटा, ब्लड की कमी होने के कारण ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हमारा ब्लड एफिशिएंटली हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का, हार्मोन का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, और हमारी बाकी सारी प्रोसेसेस क्या होंगी बेटा, अफेक्ट हो जाएंगी। कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, सॉरी हम उनको नहीं बचा पाए, खून बहुत ज्यादा बह गया था, ऐसे आपने मूवीज में देखा होगा, एक्चुअली यही होता है। ठीक है, चलो बेटा, तो ये यहां से क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, चलो बेटा, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती है? अच्छा, जो अभी तक पढ़ाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर अभी तक जो पढ़ाया वो सब क्लियर है तो जल्दी से #CH लिख दो। अभी तक जो पढ़ाया अगर वो सब क्लियर हो गया है तो जल्दी से #CH लिख दो। क्लियर है लिख दो, #CH मतलब क्लियर है लिख दो जल्दी से। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, व्हाट आर ब्लड वेसल्स? वेरी गुड। ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती हैं बेटा, जिन ट्यूब्स के अंदर हमारी जिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड बहता है, जिन ट्यूब्स के अंदर बेटा हमारा ब्लड बहता है उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। 3 तरीके की होती है बेटा, एक होती है बेटा आर्टरीज, एक होती है बेटा वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ट्यूब्स हैं जिनके अंदर क्या है बेटा, ब्लड बहता है। अब देखो बेटा, तीनों में क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज बोलते हैं। ए फॉर आर्टरी, ए मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरीज याद रखेंगे और ए से अवे याद रखेंगे। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी ब्लड होता है वो हमेशा हार्ट से दूर जा रहा होता है। तो मान लो बेटा मेरे पास ये हार्ट है, ठीक है, और ये एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड है। अगर मैं इससे पूछूं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, ब्लड कहाँ जा रहा है, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो हार्ट से दूर जा रहा हूं, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट है तो हार्ट से दूर जा रहा है। ए मतलब आर्टरी, ए मतलब आर्टरी और आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ए मतलब आर्टरी और ए मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, है ना। ये आयोटा और ये आर्ट्रियोल, वेन्योल, वेना कवा, ये एक एक करके सब समझ आ जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सब समझ आ जाएगा। देख बच्चे, ठीक है, मैंने क्या बताया, ऐसी ब्लड वेसल, है ना, मैंने क्या बताया, ऐसी ब्लड वेसल जो कि क्या कर रही है, ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जा रही है, हार्ट से दूर लेकर जा रही है, उसका नाम क्या बताया बेटा मैंने, उसका नाम मैंने क्या बताया, आर्टरी। ठीक है, थोड़ी थिक होती है वेन के मुकाबले, ये हमारी हो गई आर्टरीज।
ठीक है। अब ये जो आर्टरी होती है बेटा, ये और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जब, है ना, जब ये आर्टरीज होती है ना, जब ये पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो उनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। जैसे कि ये और पतली पतली, है ना, ये और पतली पतली, है ना, इसकी और पतली पतली ब्रांचेस हो गई, ठीक है, और पतली पतली ब्रांचेस हो गई, और ये ब्लड अभी भी क्या है, हार्ट से दूर ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आर्टेरियोल्स, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, ठीक है। अब बेटा ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को क्या कर रही हैं, हार्ट की तरफ लेकर जा रही हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स, यानी कि एक ऐसी ट्यूब है भाई, है ना, एक ऐसी ट्यूब है, हमने उससे पूछा भाई कहाँ लेकर जा रही हो ब्लड को, तो उसने कहा कि मैं तो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही हूं, मैं तो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही हूं। तो बेटा ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और जैसे बेटा हमारी आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही हमारी वेन्स की भी ब्रांचेस होती हैं, और इसकी ब्रांचेस को, है ना, इसकी पतली पतली ब्रांचेस को, है ना, इसकी पतली पतली ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसकी पतली पतली ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्यूल्स। बेसिक डिफरेंस समझ आ गया बेटा, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जिनका ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, और वेन्स वो वाली ब्लड वेसल हैं जिनका ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बेटा हमारे पास एक और टाइप की ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज बेटा आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, इन सब से बहुत ज्यादा पतली होती हैं, बहुत 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 ज्यादा पतली, वेरी थिन, वेरी वेरी थिन, ठीक है। और ये हमारे बेटा ऑर्गन्स और टिश्यूज के आसपास आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। याद है बेटा, हमने पढ़ा था एल्वियोलाई होता है, पढ़ा था, याद है बेटा, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि इनके आसपास ना ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स हैं ये, कैपिलरीज हैं बेटा, कैपिलरीज हैं। तो बेसिकली बेटा इनके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं बेटा, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और ये हमारे ऑर्गन्स के आसपास, है ना, हमारे जितने भी टिश्यूज होते हैं, है ना, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके आसपास भर भर के आपको ये मिलेंगी। जैसे मान लो बेटा ये हमारा कोई टिश्यू है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, है ना, ये इनके आसपास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा फाइन, बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, बहुत ही ज्यादा पतली, बहुत ही ज्यादा फाइन होती हैं। और ये क्या करती हैं बेटा, इनका काम है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कराना। अगर ब्लड की कोई भी चीज हमारे टिश्यू के पास, सेल के पास जाना चाहती है बेटा, तो वो इसमें से निकलकर सेल के पास जाती है। और अगर कोई भी चीज बेटा सेल की कोई भी चीज निकलकर ब्लड में जाना चाहती है बेटा, तो वो यहां से जाती है। मतलब ये बेटा, अगर मैं ये सोचूं कि यार आर्टरी में से कोई चीज निकलकर मेरे टिश्यू के पास चली जाएगी, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ही मोटी होती हैं बेटा, ये बहुत ही मोटी होती हैं। देखो बेटा, ये बहुत ही मोटी किताब है ना, तो क्या ये मेरा पेन इसके आर पार इजीली ऐसे निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इमेजिन करो बेटा, इतनी मोटी दीवार है आर्टरी की, और मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, फूड है, क्या वो आर्टरी की इतनी मोटी दीवार को आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत मोटी है, बट इसी की जगह बेटा मान लो कैपिलरी है, इसी की जगह मान लो बेटा कैपिलरी है, जो कि बहुत ही पतली है। और अब मैं ये चाहती हूं, है ना, मैं ये चाहती हूँ भाई ये कैपिलरीज की पतली पतली दीवार को पार करके ऑक्सीजन इधर से उधर चला जाए, ठीक है ठीक है, तो क्या वो जा पाएगा? हाँ, चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही पतली दीवारें हैं। तो कैपिलरीज का डिजाइन और स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छे से डिजाइन है सो दैट वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करा सके। तो बेटा किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को अगर बेटा ब्लड से निकलकर सेल में जाना है और सेल से निकलकर ब्लड में जाना है, तो वो काम कैपिलरीज का है। तीनों का क्या काम है? आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना बाकी सारे ऑर्गन्स तक। वेन्स का क्या काम है? ब्लड को इकट्ठा करना
बॉडी में जितना भी इधर उधर से सारा ब्लड मिल रहा है उसको इकट्ठा करना और हार्ट की तरफ लेकर जाना, और कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कराना। ठीक है, अब इसके और बाकी डिफरेंस देख लो बेटा, यहां से कौन से पार्ट में कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा ए फॉर आर्टरी, ए मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। वेन क्या करती है बेटा, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज क्या करती है बेटा, वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है बेटा, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर दोनों गैसेस हैं बेटा, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है, अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है तो हम बोलेंगे ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हम क्या बोलेंगे बेटा, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट अगर हमारे ब्लड के अंदर बेटा, अगर मैं इन दोनों ब्लड को कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं आर्टरी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको और वेन के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये वेन के अंदर बहने वाले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसका कंसेंट्रेशन, उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड। और इसके अंदर वेन के अंदर जो ब्लड बहता है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, दैट इज वाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कम डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या है बेटा, चीजें इधर से उधर ट्रैवल कर रही है ना, ब्लड से निकलकर ऑक्सीजन सेल में जा रही है, सेल से निकलकर ब्लड में आ रही है। तो कैपिलरी के अंदर देयर इज अ मिक्सचर, आपको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बहता है गाइस, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बहता है वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर पे बहता है। ठीक है, काफी ज्यादा हाई प्रेशर पे बहता है। ठीक है, और उसी हाई प्रेशर को झेलने के लिए क्या होती है बेटा, आर्टरीज की दीवारें काफी थिक होती है। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई आपको आर्टरी बनानी है, तो सबसे पहले तो भाई मैं आर्टरी का साइज ही बड़ा बनाऊंगी, है ना। और उसके अलावा बेटा जो मैं आर्टरी बनाऊंगी ना, उसकी ये जो थिकनेस होगी ना वॉल्स की, ये काफी थिक बनाऊंगी मैं, है ना। जो थिकनेस होगी वॉल्स की थिकनेस क्या है बेटा, मैं ज्यादा बनाऊंगी। वॉल्स की थिकनेस क्या है बेटा, मैं ज्यादा बनाऊंगी। क्यों, क्योंकि बेटा जो ब्लड इसके अंदर बह रहा है वो हाई प्रेशर पे बह रहा है, उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए दीवारें मोटी बनानी पड़ेंगी। उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए दीवारें क्या होती हैं बेटा, मोटी होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाई आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके यूटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आर्टरीज की दीवारें थिक और इलास्टिक क्यों होती हैं। तो हम बोलेंगे आर्टरीज की दीवारें थिक एंड इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ठीक है, चलो अगर मैं वेन्स की बात करूं, ये अगर ये आर्टरी है, ठीक है, तो अगर मैं वेन बनाऊं बेटा एज कंपेयर टू दिस वन, तो वेन का साइज इसके कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, और इसकी दीवारें इतनी थिक भी नहीं होती इसकी तरह ना, थिन है, थिन है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है इसकी तरह। ठीक है, और इसमें ब्लड का जो प्रेशर है बहुत मतलब लो ही होता है ना, लो ही होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आ जाती हैं आखिरी में हमारी कैपिलरीज, आखिरी में आ जाती हैं बेटा कैपिलरीज, वेरी थिन, बहुत पतली पतली, वेरी थिन। ठीक है, कितनी थिन, ओनली 1 सेल थिक, यहां पर केवल एक ही सेल है, मतलब थिकनेस में एक ही सेल है, बहुत पतली होती हैं। और इसी के कारण बेटा आसपास के जो टिश्यूज होते हैं इनके, उनको इजीली सामान भी मिल पाता है ना, क्योंकि जितना ज्यादा पतली होंगी उतना इजीली चीजें इधर से उधर जा पाएंगी। तो ये क्या हो गई बेटा, हमारी कैपिलरीज हो गई। अब यहां पर बेटा एक टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्स। ठीक है, वॉल्स, वॉल्व्स क्या होते हैं, व्हाट आर वॉल्स, वॉल्स ना स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो हमारी वेन के अंदर पाए जाते हैं। वी फॉर वेन, वी फॉर वॉल्स, वी फॉर वेन, वी फॉर वॉल्स। इसका क्या मतलब है, देखो देखो बेटा, मैं चार्ट ऑन कर रही हूं, ये देखो आप यहां पर हेल्दी वेन देखो बेटा,
ये वेन देखो आप, इस वेन के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कॉन्स्टेंटली ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही ये स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है वॉल्व, इस स्ट्रक्चर को हम वॉल्व बोलते हैं, जैसे ही ये वॉल्व ओपन होते हैं नीचे का ब्लड ऊपर की तरफ जाता है और ये क्लोज हो जाता है। और देखो बेटा, जैसे ये क्लोज हो रहा है तो ब्लड वापस आ तो रहा है बट नीचे नहीं जा रहा। ध्यान से देखो बेटा, ये जैसे ही ओपन हो रहा है ब्लड ऊपर जा रहा है बट वापस नीचे नहीं आ पा रहा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वॉल्व। ये जो स्ट्रक्चर बेटा है आपको दिख रहा है, इसको हम वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड वापस से नीचे की तरफ ना फ्लो करे, वापस फ्लो ना करे, वापस फ्लो मतलब बैक फ्लो ना करे, तो बैक फ्लो से बचाने का काम करता है। ये क्या करता है बेटा, बैक फ्लो से बचाने का काम करता है। अगर आप इसको यहां देखोगे बेटा, देखो यहां पर कोई इंफेक्शन हो गया है, कोई डिजीज हो गई है जिसके कारण वेन में स्वेलिंग आ गई है। अब यहाँ पे देखो बेटा, वॉल्व खुला रह गया है, वॉल्व ढंग से काम नहीं कर रहा, तो देखो बेटा ब्लड ऊपर जा रहा है बट वापस आ रहा है, ऊपर जा रहा है वापस आ रहा है, बैक फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर वेन ढंग से काम नहीं कर पा रही। बट यहाँ पे देखो बेटा, वेन के अंदर वॉल्व जो है प्रॉपर तरीके से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक रहा है। बट कभी सोचा है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो क्यों रहा है, वाई बैक फ्लो इज हैपनिंग? बेटा आप ये सोचो, आपके पैर में एक बारी ब्लड चला गया है ना, अब उसको बेटा दोबारा क्या आना है, हार्ट की तरफ आना है। भाई तुम्हारे पैर से खून ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ कैसे आएगा? सोचो, ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी उसको नीचे नहीं खींचेगी। सोचो ये पेन है बेटा, है ना, ये पेन है, ये ऊपर गया, ये नीचे आ रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो डोंट यू थिंक कि आपका जो ब्लड ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी उसको भी नीचे खींच रही होगी? हाँ भाई खींच रही होगी, बट फिर भी वो ब्लड वापस नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी वॉल्व क्या कर रही है, उसके बैक फ्लो को रोक रही है। इस तरीके की वॉल्व जो है बेटा, क्या करती हैं, हार्ट में भी होती है। नॉट जस्ट दिस बेटा, एक तो ग्रेविटी है, उसके अलावा प्रेशर लो है। प्रेशर क्या है बेटा, लो है, प्रेशर इज लो। देखो बेटा मैंने इसको धीरे से फेंका, ये बहुत जल्दी नीचे आएगा, ठीक है, बट मैंने बहुत क्या सीमेंट से निकल गई छत से ठीक है गाइस, क्या आता है वो, कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। अरे भाई ठीक है, क्या बोल रही थी मैं, भूल गई डांट पड़वाएंगे ये बच्चे किसी दिन मुझे। हाँ क्या बोल रही थी, फ्लो नहीं, प्रेशर, है ना। तो वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर भी क्या है बेटा, लो होता है ना ब्लड का प्रेशर भी लो होता है, जिसके कारण क्या है बेटा, उसके बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो तो याद रखेंगे बेटा, वॉल्व के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। वॉल्व क्या करती है बेटा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती हैं और ये हार्ट और वेन्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब बेटा आपको यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, रेडी दोस्तों? ओके दोस्तों, विच ऑफ दीज इज लीस्ट थिन? अरे ये कैसे बताओगे तुम, ओहो। चलो अब क्वेश्चन शुरू ही कर दिया है तो बेटा, आयोटा क्या होती है, एक तरीके की आर्टरी होती है। वेना कावा एक तरीके की वेन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी ही है, कैपिलरी तो कैपिलरी है। चलो अब बता दो इसका आंसर, क्या होगा। आयोटा एक तरीके की आर्टरी होती है, वेना कावा एक तरीके की वेन है। आपको ना पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेटा, विच ब्लड वेसल helps in the exchange of substances, how its design help to perform that function। तो आप बताओगे कि भाई कैपिलरी सबसे पतली होती हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइंड है कि वो बहुत ही थिन होती हैं, ओनली 1 सेल थिकनेस होती है उनकी, जिसके कारण बहुत इजीली सब्सटेंसेस उनको क्रॉस कर पाते हैं। आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। 72% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही हूं, कुछ नाम बता रही हूं, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी तो आपको ह्यूमन हार्ट का जो
फंक्शनिंग है। ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड कौन सी वेसल में से निकलकर कौन से पार्ट में गया, कौन से पार्ट से निकलकर कौन सी वेसल में गया, कौन, मतलब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये 4 नाम अच्छे से समझ लेते हो। और इनके रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, वो रटते हैं। अगर बेटा ये तुमने बेसिक चीजें समझ ली ना, तुम्हें ऐसे सब कुछ समझ आएगा। ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। देखो बेटा, आपको 4 नाम याद करने हैं। ये चारों के चारों क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। चारों के चारों ब्लड वेसल्स हैं, ह्यूमन हार्ट के फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है। आपकी बॉडी में बेटा जितना भी ब्लड इधर से उधर जा रहा है बेटा, उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल ये 4 ब्लड वेसल्स परफॉर्म करती है। पहली है पल्मोनरी वेन, दूसरी है बेटा आयोटा, तीसरा है बेटा वेना कावा, चौथा है पल्मोनरी आर्टरी। देखो बेटा, सबसे पहले नाम देखो, आपको नाम देख के समझ आ रहा होगा। इसके नीचे वेन लिखा है तो ये वेन है, इसके नीचे आर्टरी लिखा है तो ये आर्टरी है। वेन का मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी, वेन का मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, आर्टरी का मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आयोटा याद रखेंगे बेटा, ए फॉर आयोटा, ए फॉर आर्टरी, ये भी एक तरीके की आर्टरी है। वी फॉर वेना कैवा यानी कि वी फॉर वेन, ठीक है। तुम्हें आर्टरी और वेन में डिफरेंस पता है। आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और वेन क्या करती है बेटा, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। चलो अब आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम आयोटा है। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम आयोटा है, और आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन है उसका नाम वेना कावा है, ठीक है। चलो अब बेटा, आयोटा ब्लड को कहां से कहां लेकर जाती है। अब आप सोचो बेटा, अब आप खुद अपना दिमाग लगा के आंसर करना है ना, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है बेटा। मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना, जो मैंने आपको सिखाया है उसके बेसिस पे आप मुझे बताओ। अगर आर्टरी क्या है बेटा, अगर आयोटा एक आर्टरी है, अगर आयोटा एक आर्टरी है तो ये क्या करेगी बेटा, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी, अवे लेकर जाएगी, राइट, है ना। तो आयोटा क्या करती है, हार्ट से उठाती है ब्लड को और आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज द फंक्शन आयोटा परफॉर्म्स, वेरी गुड, ठीक है। चलो वेना कावा की बात करते हैं। वेना कावा एक वेन है, तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये ब्लड को उठाएगी, ठीक है, और कहां लेके जाएगी, हार्ट की तरफ लेकर जाएगी। कहां से उठाएगी बेटा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। लिवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, सारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन से उठाएगी और ब्लड को कहां लेकर जाएगी, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ठीक है। आयोटा क्या करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से उठाया और दूर ले गई, हार्ट से उठाया दूर ले गई। वेना कावा बॉडी ऑर्गन से उठाया हार्ट की तरफ ले गई, ठीक है। चलो अब एक और चीज बतानी है। यहां पे देखो बेटा, आयोटा क्या है, आर्टरी है, तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। अगर ये आर्टरी है तो इसके अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। वेना कावा क्या है, वेन है, वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। अब यहां पे बेटा मेरे पास 2 ब्लड वेसल हैं जिन पे मैं स्टार लगाऊंगी, जो कि क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, जिन पे मैं स्टार लगाऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, क्लास एंड मत करो, मैं खुद खत्म कर दूंगी जब मुझे लगेगा कि क्लास खत्म कर देनी चाहिए। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे अगर अटक गए तो प्रॉब्लम होगी, अगर समझ गए ना, और अगर समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो बेटा बहुत अच्छे से हार्ट का फंक्शनिंग समझ आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शब्द बेटा जहां पे भी आ जाता है वहां पर बात होती है किसकी, वहां पर बात होती है लंग्स की। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, हार्ट का डॉक्टर, है ना, क्योंकि कार्डिया, कार्डियम, कार्डियो, ये सब क्या है बेटा, ये सब टर्म्स हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ही पल्मोनरी, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होता है, जो लंग्स का डॉक्टर होता है ना। तो क्या हो गया, क्या रॉन्ग, क्या रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो गया,
बेटा ऐसे स्पैम करके ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद ना जो चीजें बतानी होती है वो रह जाती हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई बार वो क्या होती है बेटा, वो इधर उधर ना मिस हो जाता है, फिर आपका नुकसान होगा। मैं इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगी। और बोलो क्या 4 क्लास है तो मेरी गलती है, 4 क्लास है, नथिंग रॉन्ग, ठीक है, थैंक यू। अब सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, नहीं तो मैं चैट बंद कर दूंगी। मेरे पास सुपर पावर है। ठीक है, देखो बेटा, जहां पे भी बेटा पूरी बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर टर्म आ जाएगा पल्मोनरी तो समझ जाना यहां पे तो बात हो रही है लंग्स की, ठीक है। और ये क्या है बेटा, वेन है। अगर कोई भी वेन होगी वो क्या करेगी बेटा, वो 1 नंबर की चमची है। वेन 1 नंबर की चमची है, किसकी, हार्ट की। उसको जो भी ब्लड मिलता है लेके धुन 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 जा रही हूँ हार्ट के पास। मैंने एक दिन पूछा वेन से, अरे कहाँ जा रही है, कह रही है मैं तो हार्ट के पास जा रही हूँ, हार्ट के पास जा रही हूँ। ठीक है भाई, तो अगर ये वेन है तो बेटा ये हार्ट के पास लेकर जाएगी ब्लड को। अगर ये वेन है तो ये कहां लेकर जाएगी बेटा ब्लड को, हार्ट के पास लेकर जाएगी। कहां से, कहां से, लंग्स से। कहां से बेटा, लंग्स से। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ब्लड को उठाती है और हार्ट की तरफ लेकर जाती है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ब्लड उठाती है और हार्ट की तरफ लेकर जाती है। बट देयर इज अ कैच, देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल हियर। वैसे तो सारी वेन्स के अंदर कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड वाला, बट ये एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ये एक ऐसी वेन है बेटा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्मोनरी वेन एक लौती अकेली एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड है। पीवी यानी कि पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शनल ओनली वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वैसे ही अब इसके बारे में सोचो, अगर मैम ने बोला पल्मोनरी आर्टरी, अगर मैम ने बोला पल्मोनरी आर्टरी, तो ये एक आर्टरी है। आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को उठाना, हार्ट से ब्लड को उठाना और हार्ट से दूर लेकर जाना। हार्ट से दूर कहां लेकर जाएगी, नाम देखो बेटा, पल्मोनरी। और जहां पे पल्मोनरी आ गया वहां पर लंग्स आ गए, वहां पर लंग्स आ गए, और जहां पर बेटा लंग्स आ गए वहां पर पल्मोनरी, ठीक है। अब बेटा पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पीए क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड को उठाती है और लंग्स की तरफ ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाने का काम करेगी, राइट। और बेटा अगेन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, वैसे तो सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था, बट ये एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चमका के नहीं, चमका के नहीं, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। आपकी एनसीईआरटी के अंदर बेटा क्या दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे बेटा आपको पल्मोनरी आर्टरी समझ आ गया, पल्मोनरी वेन समझ आ गया, आपको यहां पर बेटा आयोटा, आयोटा समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। देखो बेटा वेना कावा का काम क्या है, वेना कावा का काम है ब्लड, वेना कावा क्या है, वेना कावा एक वेन है, वेना कावा एक वेन है। वेन से पूछो भाई कहाँ जा रही है, मैं तो हार्ट की चमची हूं, मैं तो हार्ट के पास ब्लड लेके जा रही हूँ, मुझे जो भी ब्लड मिलता है मैं फटाफट लेती हूँ, इकट्ठा करती हूँ और ब्लड के पास भाग जाती हूँ, ठीक है। अब ऐसे सोचो बेटा, मेरा हार्ट यहाँ पर है, मेरे कुछ ऑर्गन्स नीचे की तरफ है, कुछ ऑर्गन्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स ऊपर की तरफ है, कुछ ऑर्गन्स नीचे की तरफ है। हमारी जो नीचे वाली वेना कावा होती है वो नीचे से ब्लड इकट्ठा करती है और हार्ट के पास ले आती है, ठीक है। और बेटा ऊपर वाली है ना, जिसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, यहां से भी तो ब्लड है बेटा जो हार्ट के पास जाएगा, तो जो ऊपर से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ वो सुपीरियर वेना कावा लाती है। और अरे पोल रॉन्ग हो गया था, हो गया होगा भाई, छोड़ो ना, ठीक है, ठीक है। तो ये है बेटा, कुछ ब्लड ऊपर से आ रहा है, कुछ ब्लड नीचे से आ रहा है बेटा कहां पर, किसके पास, हार्ट के पास, ठीक है। अब यहां पर बेटा मैं क्लास खत्म कर रही हूं, बट मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ठीक है,
तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, उसके बाद पोल करेंगे। तुम्हारे लिए बेटा होमवर्क क्या है? लंग्स, हार्ट, बॉडी ऑर्गन। ठीक है, ये कौन सी ब्लड वेसल है? 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 ठीक है, आपको बताना है इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, इस ब्लड वेसल का क्या काम है, नाम है ना। ये होमवर्क है बेटा, ABCD आइडेंटिफाई करना है, ABC आइडेंटिफाई करना है। मैं एरोज बना रही हूं, मैं एरोज बना रही हूं बेटा। लंग्स से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, फिर हार्ट से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, दूसरे बॉडी ऑर्गन से फिर हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट से फिर लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, ABCD आइडेंटिफाई करके आपको आना है। थोड़ा बैठना, सोचना, मैम ने क्या पढ़ाया है, ठीक है, रिकॉल करना बेटा, हो जाएगा। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो मैं हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और अगर ये समझ आ गया तो तुम्हें डबल सर्कुलेशन का टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी बता देती हूं, जो पीछे 4 ऑप्शंस है इनमें से ही है, जो पीछे 4 ऑप्शंस है उनमें से ही है। ठीक है, इसमें से बेटा आंसर बताओ। विच वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट? बता सकते हो, बता सकते हो? सोचो जरा क्या आंसर हो सकता है, सोचो जरा। आपको बताना है ऐसी कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। सबसे पहले तो बेटा आइडेंटिफाई करो, आपको क्या आंसर करना है, आपको वेन ढूंढनी है। आयोटा तो वेन है ही नहीं, आयोटा तो आर्टरी है, ये भी आर्टरी है। अब एक वेना कावा हो गई, एक पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक है, आपको क्या आंसर करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हैं। अकेली एक ऐसी आर्टरी होती है बेटा, सॉरी अकेली एक ऐसी वेन है बेटा। जो भी बच्चे पल्मोनरी वेन आंसर कर रहे हैं, सॉरी गाइस आप इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेन अकेली एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई नो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी नए नए टर्म सीखे हैं, स्लोली स्लोली सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ऑलमोस्ट आधी क्लास ने ही सही आंसर दिया है, आधी क्लास गलत थी, बट दैट्स फाइन। आज का होमवर्क ये है बेटा आपका। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारा हार्ट ऐसा है, तो आई एम सो सॉरी गाइज, आपका हार्ट ऐसा नहीं है। आपका हार्ट ऐसा है, यहाँ से पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, पढ़ेंगे बेटा, है ना। आपका हार्ट एक्चुअली में ऐसा दिखता है। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी बातें बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग और ये सारी चीजें करेंगे डिस्कस। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का जो क्या मीम ऑफ द डे क्या है ना, आपकी बॉडी के प्लेटलेट लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, क्रस्ट बना रहे हैं जहाँ पे चोट लगी है, और हम क्या करते हैं, खर्च देते हैं उसको, और हमारी प्लेटलेट्स भी लाइक दिस। एम आई जोक टू यू? है, मैंने इतनी मेहनत से ब्लड क्लॉट किया और तुमने बैठे बैठे टीवी देखते देखते उसको हटा दिया। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है बेटा सैटरडे को। ठीक है, बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही थी ना बेटा, सारा बदला ले लेगी तुम्हारी हिटलर दीदी। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। खत्म।